हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो साथियों, आ जाएंगे आप सभी लोग अपनी क्लास में, अपने सेशन में। क्लास को एक बार शेयर कर दें, जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं, उनके साथ क्लास को शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन की यदि बात करी जाए तो लास्ट क्लास में हम लोग साथियों एकलवादी संप्रभुता पर बात कर रहे थे, और एकलवादी संप्रभुता में हमने बोंदा का विचार देखा, हॉब्स का देखा, उसके बाद ऑस्टिन का देखा, और इनकी आलोचना वगैरह सभी देखी हमने, है ना। उसके बाद हम लोग साथियों बात कर रहे थे लास्ट में, ये बता कर के मैंने छोड़ा होगा कि आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अर्थात लगभग 20वीं शताब्दी में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी में ही एकलवादी संप्रभुता के स्थान पर बहुलवादी संप्रभुता ने अपना वर्चस्व दिखाया। तो एकलवादी संप्रभुता के स्थान पर बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई, और साथियों बहुलवादी संप्रभुता जो अस्तित्व में आई वो एकलवादी संप्रभुता के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आई, इसकी विरोध स्वरूप अस्तित्व में आई। जहां मैंने आपको बताया होगा, बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक कहते हैं कि संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। तो बहुलवादी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता की प्रतिक्रिया स्वरूप 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। क्या बात कहती है साथियों, क्या कहती है बहुलवादी संप्रभुता? हमने आपको बताया कि हम लोग जो है एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता में एक बार पुनः अंतर करके देखें, और उसके बाद हम लोग बहुलवादी संप्रभुता का टॉपिक पढ़ें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, ये थी अपनी एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी, या इसे हम कानूनी संप्रभुता कहते हैं। यह 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई साथी, और 19वीं शताब्दी तक रही। वहीं आगे चलकर हमने आपको बताया कि 20वीं शताब्दी में कौन सी आई? तो बहुलवादी संप्रभुता बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। इसे ही हम लोग मर्यादित संप्रभुता कहते हैं। मर्यादित संप्रभुता भी कहते हैं। जहां मैंने आपको बताया होगा कि जो एकलवादी संप्रभुता थी मेरे साथी, एकलवादी संप्रभुता एकात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। किस पर? यह एकात्मक व्यवस्था पर आधारित, तो यह एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है। वही है सत्ता के केंद्रीकरण, सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करती है। और इसमें मैंने आपको बताया होगा कि यह संप्रभुता को अविभाज्य एवं
असीमित अविभाज्य एवं असीमित मानती है। ठीक है, यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो जहां मैंने आपको बताया कि भैया जो एकलवादी संप्रभुता का विचार है, एकलवादी संप्रभुता सत्ता के एकात्मक अवस्था पर आधारित है। यह केंद्रीकरण में विश्वास करती है। संप्रभुता को अविभाज्य और असीमित मानती है कि संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, संप्रभुता असीमित है, सीमित नहीं। यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। वहीं बहुलवादी संप्रभुता के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि भैया जो बहुलवादी संप्रभुता है यह संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण, यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। तो यह मेरे साथी सत्ता के विकेंद्रीकरण में क्या करती है? विश्वास करती है। यह संप्रभुता को सीमित तथा विभाज्य मानती है। विभाज्य मानती है। तो यह संप्रभुता को सीमित तथा विभाज्य मानती है। यह व्यक्तिवाद के स्थान पर समुदायवाद या समूहवाद को बढ़ावा देती है। यह समुदायवाद को बढ़ावा देती है। यह समुदायवाद को बढ़ावा देती है। मैंने आपको बताया होगा कि बहुलवादी संप्रभुता ही क्या है? सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद या लोक कल्याणकारी राज्य, इसी की अवधारणा मानी जाती है। अवधारणा मानी जाती है। तो सकारात्मक उदारवाद या लोक कल्याणकारी राज्य, इसी की अवधारणा मानी जाती है साथियों। किसकी? बहुलवादी संप्रभुता या मर्यादित संप्रभुता के बारे में हमने आपको बताया। यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ या ना? ये चित्र डायग्राम बना लें भैया दोबारा से, ठीक है, क्योंकि डायग्राम के अनुसार ही हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है भाई साथी, बहुत बढ़िया। देखें, तो ये जो बहुलवादी संप्रभुता है, बहुलवादी संप्रभुता साथियों, बहुलवादी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता के अविभाज्यता के सिद्धांत पर प्रहार करती है और कहती है कि संप्रभुता असीमित नहीं बल्कि सीमित है। संप्रभुता अविभाज्य नहीं बल्कि विभाजित है। तो बहुलवादी संप्रभुता जो है, बहुलवादी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता के अविभाज्यता के सिद्धांत पर प्रहार करती है और कहती है कि संप्रभुता अविभाजित नहीं बल्कि विभाजित है। संप्रभुता असीमित नहीं बल्कि सीमित है, बल्कि सीमित है। जहां साथियों, जहां मार्क्सवाद, श्रमिक संघवाद, अराजकतावाद, ये सब राज्य का अंत कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि राज्य जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए।
बल्कि बहुलवादी मानते हैं कि संप्रभुता जो राज्य है, राज्य को ये अंत नहीं करना चाहते, राज्य का अंत नहीं करना चाहते, बल्कि राज्य को ये सीमित कर देना चाहते हैं। तो बहुलवाद राज्य को सीमित कर देना चाहता है। ये जो बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं, बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक संप्रभुता में और राज्य में कोई अंतर नहीं मानते, राज्य और संप्रभु में कोई अंतर नहीं मानते। ये कहते हैं कि अब राज्य या संप्रभु राज्य के अंदर या राज्य के बाहर अब सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि वह क्या है, बल्कि वह सीमित है, बल्कि वह सीमित है, बल्कि वह सीमित है। साथ ही बहुलवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है, राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। तो बहुलवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि राज्य क्या है, छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है, छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। तो ये मानती है। बहुलवादी मानते हैं कि जो संप्रभुता है राज्य और संघ दोनों में बटी हुई है। जरा सुनिएगा, ये चित्र आपने बना लिया, ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं, इसके बाद देखते हैं हम लोग छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ का कॉन्सेप्ट कैसे है। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे साथियों, इस सिलेबस को हम लोग समाप्त करके बहुत जल्द हम लोग एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया जाएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप समझ रहे होंगे, खतरनाक खतरनाक तरीक़ा से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आपको प्रभावी ढंग से ऐसा पढ़ा दिया जाएगा जो कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में एक अहम योगदान निभा सके। हम देखिए, सिलेबस आपको सभी टीचर कराएंगे, लेकिन साथियों हमारा कर्तव्य है कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में हम किस तरह से अपना एक अहम योगदान दे सकें, जिससे कि साथियों जो आप युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी इस देश का क्या कर सके, विकास कर सके। वरना साथियों वर्तमान में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो कि इस युवा पीढ़ी को रास्ते से भटकाने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों ये युवा पीढ़ी यदि संविधान निर्माताओं की, यदि महापुरुषों की इस विचारधारा को बचा ले गई तो उनके सपनों का भारत बन सकता है, अन्यथा साथियों उनके सपनों का भारत नहीं बन सकता। वो बहुत महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने आपको इतना सुंदर दस्तावेज संविधान बना के दिया जो आपको आप बनाता है। साथियों सोनू को सोनू बनाता है, मोनू को मोनू बनाता है, और साथियों शकुंतला को शकुंतला बनाता है। जो आज हम सोच पा रहे हैं कुछ करने का, वो सब संविधान की ही बदौलत है साथी। और देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल प्री के हिसाब चलेंगे, बल्कि साथियों हम लोग कुछ मेंस का भी कंटेंट उठा करके चलेंगे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया आईएएस 2023 में जीएस पेपर 2 में राज्य व्यवस्था के इस सेक्शन में कि स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की एक पहली शर्त है या पूर्व शर्त है? तो यह क्वेश्चन 2023 में आईएएस मेंस के एग्जाम में पूछा था, जीएस पेपर 2 में राज्य व्यवस्था के सेक्शन में। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग डील करते हुए चलेंगे साथियों, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की एक पहली शर्त है साथियों, कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में।
इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे, जब भी साथियों हम लोग पीजीटी और नेट लेवल तक हम लोग पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ तक पहुंच पाएंगे। जो हमारा कंटेंट है, जो हम आपको देना चाहते हैं, वो एक बेहतर तरीका से आप तक पहुंच पाए। चलिए, तो मैं कहाँ तक बात कर रहा था? मैं आपको बता रहा था कि जो बहुलवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि जो राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। जो भैया बहुलवादी संप्रभुता, जो बहुलवादी लोग हैं, बहुलवाद के जो समर्थक हैं, जो बहुलवादी समर्थक लोग हैं, जो बहुलवादी विचारधारा के समर्थक हैं, वो मानते हैं कि ये जो राज्य है, ये छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। यह है छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। तो जो राज्य है, राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। जो राज्य है, राज्य छोटे छोटे संघों का एक ये क्या है? ये संघ या संगठन है। ठीक है, तो इनका ही क्या है? एक बड़ा संघ है राज्य। तो बहुलवादी मानते हैं कि जो संप्रभुता है वो संघ और राज्य दोनों में विभाजित है, दोनों में बटी हुई है। जितना संघ शक्तिशाली है उतना ही राज्य शक्तिशाली है। जितना संघ शक्तिशाली है या संगठन शक्तिशाली है उतना ही हमारा राज्य शक्तिशाली है। और व्यक्ति दोनों का सदस्य होता है। व्यक्ति अपनी निष्ठा दोनों के अंदर रखता है। व्यक्ति अपनी निष्ठा दोनों के अंदर रखता है साथियों। यद्यपि संघ और राज्य दोनों बराबर शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी साथियों राज्य संघ की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। जो राज्य है वह संघ की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या गुरु जी, वो कैसे? उसके कुछ कारण हैं। जैसे साथियों, राज्य की सदस्यता क्या है? वो अनिवार्य होती है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, लेकिन संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। हमारा मन करेगा तो हम किसी संघ या संगठन में शामिल होंगे, उसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। यदि ना मन कर रहा तो हम लोग ना करेंगे। जैसे भैया कई प्रकार के संगठन हो सकते हैं ना, कई प्रकार के संघ हो सकते हैं। जैसे छात्र संघ हो सकता है ना भैया, शिक्षक संघ हो सकता है गुरुजी, शिक्षक संघ हो सकता है ना, छात्र संघ हो सकता है, महिला संघ हो सकता है, महिला संघ हो सकता है ना, और एडवोकेट संघ हो सकता है, अधिवक्ता संघ हो सकता है, अधिवक्ता संघ हो सकता है ना, व्यापारी संघ हो सकता है, व्यापारी संघ हो सकता है ना, मजदूर संघ हो सकता है, मजदूर संघ हो सकता है। ठीक है भैया, तो मैंने आपको यही तो बताया कि राज्य छोटे छोटे संघों का, ये जो सभी संघ हैं, छात्र संघ, शिक्षक संघ, महिला संघ, अधिवक्ता संघ, व्यापारी संघ, मजदूर संघ, तो ये जो सभी संघ हैं, इन सभी छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ क्या है? राज्य है। और व्यक्ति अपनी निष्ठा दोनों में बनाए हुए है, क्योंकि व्यक्ति दोनों का सदस्य होता है, दोनों में अपनी निष्ठा बनाए हुए है। और साथियों, जितना संघ शक्तिशाली होता है उतना ही राज्य शक्तिशाली होता है। लेकिन देखा जाए साथियों कि दोनों की शक्ति बराबर है, लेकिन फिर भी हम लोग देखें तो राज्य संघ की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि साथियों राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। तो अगर मेरा मन करेगा तो मैं भैया शिक्षक संघ में जाऊंगा, मेरा मन ना करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरा मन करेगा छात्र संघ में जाऊंगा, मेरा मन करे ना जाऊंगा। महिला संघ में महिला जाएंगी, उनका मन करे ना जाएंगी। अधिवक्ता संघ में मैं जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी। अब व्यापारी संघ में जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी। मजदूर संघ में जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी, है ना। तो राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात कि भैया राज्य शक्तिशाली क्यों है संघ से? कि भैया राज्य के पास क्या होती है? राज्य के पास वाद्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है। राज्य के पास वाद्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है, इसलिए राज्य संघ की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है।
क्यों होती है? क्योंकि साथियों राज्य संघों के मध्य, विभिन्न प्रकार के संघों के मध्य आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल बनाता है, सामंजस्य स्थापित करता है, तालमेल स्थापित करता है विभिन्न प्रकार के संघों के मध्य। इसलिए राज्य के पास बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात जी? तो ये आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि बहुलवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को संघों का संघ मानती है, छोटे छोटे संघों का संघ मानती है। तो छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है, क्या है? राज्य। तो संघों का संघ कौन मानता है? तो बहुलवादी विचारक मानती, बहुलवादी विचारधारा मानती है साथियों। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आई? बहुलवादी में यदि मैं बात करूँ, इसके मैंने आपको बताया होगा, इसके जो जनक है, प्रतिपादक थे, वो कौन थे? गिरियक तथा मेटलैंड थे। गिरियक जर्मनी के थे, मेटलैंड इंग्लैंड के थे। तो गिरियक तथा मेटलैंड इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। इसके समर्थकों में जैसे लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, हाबहाउस हैं, बार्कर हैं, लिंडसे हैं, क्रेब हैं और मिसफालेट हैं, मैकाइवर हैं। तो ये सब क्या है? इसके समर्थक माने जाते हैं बहुलवाद के। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सब है बहुलवाद की। यदि बात करें जाए साथियों, तो बहुलवाद विचारधारा पर गिरियक तथा मेटलैंड का क्या विचार था, है ना? क्रेब का, लिंडसे का क्या विचार है, लॉस्की क्या कहते हैं, इन सब पर भी हम बात करेंगे। तो जरा हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएं, जरा यहाँ तक पहुँचें, इतना लिखें हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भैया गिरियक तथा मेटलैंड का इन पर क्या विचार है, गिरियक तथा मेटलैंड क्या कहते हैं, है ना? इस पर बात हम लोग करेंगे। तो चलिए जरा इसके बारे में लिखें साथियों। क्लियर है भाई? इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। कितना लिखेंगे, कितना नहीं लिखेंगे, वो हम बताएंगे साथियों। ठीक है भाई? चलिए चलिए लिखें। जहां आपने कल छोड़ा था वहीं से आप आगे लिखें। चलिए 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। ठीक है, ये लिखा है बहुलवादी संप्रभुता यह मानती है कि संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया। यह मानती है कि संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि
कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। इनवर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, इतना हो गया। अरे हाँ या ना, क्या गुरु जी बहुत अच्छे। चलिए आगे लिखें। तो साथियों, जो मैंने आपको चित्र बनाया था पहले वाला, है ना, जो पहले वाले चित्र बनाया था उसी चित्र को आप लोग बना लेंगे। ठीक है, दोनों मंत्र करके बना लेंगे। चलिए, तो आगे अब उसके चित्र बनाने के बाद लिखेंगे, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे। लिखें। बहुलवादी संप्रभुता, बहुलवादी संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता के, बहुलवादी संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता के, कानूनी संप्रभुता के अविभाज्यता के सिद्धांत पर, अविभाज्यता के सिद्धांत पर प्रहार करती है, प्रहार करती है और मानती है कि, और मानती है कि और मानती है कि और मानती है कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं, संप्रभुता अविभाज्य नहीं बल्कि विभाजित है, बल्कि विभाजित है, कोमा, संप्रभुता असीमित नहीं, संप्रभुता असीमित नहीं बल्कि सीमित है, बल्कि सीमित है। ठीक है, आगे लिखें नई लाइन से। जहां मार्क्सवाद, जहां मार्क्सवाद श्रमिक संघवाद, जहां मार्क्सवाद श्रमिक संघवाद, श्रमिक संघवाद और अराजकतावाद, और अराजकतावाद राज्य का अंत कर देना चाहता है, राज्य का अंत कर देना चाहता है, वहीं बहुलवाद, बहुलवाद राज्य का अंत नहीं, राज्य का अंत नहीं बल्कि उसे सीमित करना चाहता है, राज्य का अंत नहीं बल्कि उसे सीमित करना चाहता है, बल्कि उसे सीमित करना चाहता है। ठीक है जी, इतना हो गया। आगे लिखें। बहुलवादी मानते हैं कि राज्य और संप्रभु में कोई अंतर नहीं है, राज्य और संप्रभु में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर
नहीं है। बहुलवादी कहते हैं कि राज्य या संप्रभु राज्य के अंदर और उसके बाहर, राज्य के अंदर उसके बाहर, अब सर्वशक्तिमान नहीं, बल्कि सीमित है, बल्कि सीमित है। तो राज्य या संप्रभु अब सर्वशक्तिमान नहीं बल्कि क्या है, सीमित है। कौन मानते हैं? बहुलवादी विचारक मानते हैं। आगे लिखें, बहुलवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसकी मान्यता है कि राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है, अर्थात बहुलवादी विचारधारा राज्य को संघों का संघ मानती है। राज्य को संघों का संघ मानती है, संघों का संघ यानी छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ मानती है। ठीक, तो संघों का संघ कौन मानती है? बहुलवादी विचारधारा। किसको? राज्य को। आगे लिखें, बहुलवादी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य और संघ में बटी हुई है। संप्रभुता राज्य और संघ में बटी हुई है। जितना संघ शक्तिशाली है उतना ही राज्य शक्तिशाली है। तो जितना संघ शक्तिशाली है उतना ही राज्य शक्तिशाली है। व्यक्ति अपनी निष्ठा दोनों में रखता है। व्यक्ति अपनी निष्ठा दोनों में रखता है। तो व्यक्ति अपनी निष्ठा दोनों में रखता है। आगे लिखें, तो आगे लिखने का प्रयास करें। बहुलवादी मानते हैं कि यद्यपि देखा जाए, बहुलवादी मानते हैं
यद्यपि देखा जाए तो देखा जाए तो संघ एवं राज्य दोनों शक्तिशाली हैं। संघ एवं राज्य दोनों शक्तिशाली हैं। संघ एवं राज्य दोनों शक्तिशाली हैं। तो संघ एवं राज्य दोनों शक्तिशाली हैं। ठीक है, दोनों ही प्रभुत्व संपन्न हैं। दोनों ही प्रभुत्व संपन्न हैं। दोनों ही प्रभुत्व संपन्न हैं, लेकिन राज्य संघ की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन राज्य संघ की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली है। इसके कई कारण हैं। इसके कई कारण हैं। नंबर 1, राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। जबकि संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। नंबर 2, राज्य के पास बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है। दंडकारी शक्ति होती है। बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है। क्योंकि राज्य विभिन्न प्रकार के संघों के मध्य आपसी सहयोग और सामंजस्य स्थापित करता है। तो दूसरा कारण मैंने क्या बताया कि राज्य के पास बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है, जिससे राज्य विभिन्न प्रकार के संघों के मध्य आपसी सहयोग और सामंजस्य स्थापित करता है। यहाँ तक हमने आपको बताया था। क्लियर है भैया? अरे हाँ या ना? उसके बाद हम लोग आपको कह रहे थे बताने के लिए कि जो इसके बहुलवाद के जनक हैं ग्रीक तथा मैटलैंड, इनका दोनों का क्या विचार है। तो इन्हें संयुक्त रूप से बहुलवाद का जनक कहा जाता है। संयुक्त रूप से ग्रीक तथा मैटलैंड को ये कहते हैं कि इनका मानना है कि राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। असलियत में ये मानना किसका, तो बहुलवादी संप्रभुता के सभी समर्थक मानते हैं, लेकिन ग्रीक तथा मैटलैंड ने इसका विचार दिया। ग्रीक तथा मैटलैंड कहते हैं कि राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। एक बड़ा संघ है। राज्य एवं संघ में कोई अंतर नहीं है। राज्य और संघ में कोई अंतर नहीं है।
दोनों ही क्या है, दोनों ही शक्तिमान हैं, दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं, दोनों ही प्रभुत्व हैं, प्रभुत्व हैं। जितना राज्य शक्तिशाली है उतना ही संघ शक्तिशाली है। प्रत्येक संघ के पास क्या होती है, अपनी वास्तविक व्यक्तित्व होता है, वास्तविक व्यक्तित्व होता है। इसके बावजूद राज्य संघ की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। इसके बावजूद क्या होता है, राज्य संघ की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि संघ के पास भी क्या होती है, संघ के पास वास्तविक व्यक्तित्व होता है और फिर भी राज्य अधिक शक्तिशाली होता है इससे, क्योंकि राज्य विभिन्न संघों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है और राज्य के पास बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको क्या बताया, समझने का प्रयास करें दोबारा। जो ग्रीक तथा मैटलैंड थे, ग्रीक तथा मैटलैंड मानते हैं कि राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। तो राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है, इनका मानना है। राज्य एवं संघ में कोई अंतर नहीं है, जितना संघ शक्तिशाली है उतना ही राज्य शक्तिशाली है, जितना संघ शक्तिशाली उतना ही राज्य शक्तिशाली है। प्रत्येक संघ के पास उसका अपना वास्तविक व्यक्तित्व होता है, वास्तविक व्यक्तित्व होता है। वजह इसके फिर भी राज्य संघ से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि राज्य विभिन्न संघों के मध्य आपसी सामंजस्य स्थापित करता है और इसके पास बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है। याद है ये बात, है ना? एक थे बारकर ने साथियों, जो ग्रीक तथा मैटलैंड ने संघों के वास्तविक व्यक्तित्व का विचार दिया कि प्रत्येक संघ के पास वास्तविक व्यक्तित्व होता है, इसकी इन्होंने आलोचना करी, इसकी धारणा को नामंजूर किया बारकर ने कि भैया ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जो विचार ग्रीक तथा मैटलैंड ने दिया कि भैया संघों के पास एक अपना वास्तविक व्यक्तित्व होता है, तो बारकर ने इसका विरोध किया, बारकर ने इस बात को नामंजूर किया। उन्होंने कहा कि किसी भी संघ के पास कोई अपना वास्तविक व्यक्तित्व नहीं होता। याद रखेंगे। एक थे फिंगिस का क्या विचार था। फिंगिस ने साथियों, फिंगिस एक ईसाई विचारक थे। तो जो ईसाई विचारक थे, इन्होंने राज्य संघ की अपेक्षा धर्म संघ को सर्वाधिक महत्व दिया। तो जो फिंगिस थे, फिंगिस ने राज्य संघ की अपेक्षा धर्म संघ को सर्वाधिक महत्व दिया है, क्योंकि फिंगिस क्या थे, ईसाई विचारक थे। ईसाई विचारक थे, धार्मिक विचारक थे, इसलिए इन्होंने धर्म संघ को ज़्यादा महत्व दिया। तो इस बात से याद हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं लिंडे से क्या कहते हैं, ये सभी बहुलवादी क्या मानते हैं, सभी बहुलवादी मानते हैं, मैंने आपको बताया होगा कि राज्य संघों का एक संघ है। तो राज्य संघों का संघ है, ये सभी बहुलवादी विचारक मानते हैं। लेकिन यह कथन लिंडसे के नाम पर जुड़ा हुआ है। कौन सा? कि राज्य संघों का एक संघ है। तो जो लिंडसे थे, लिंडसे साथियों बड़े संघों की अपेक्षा छोटे संघों को ज़्यादा महत्व देते थे। तो उन्होंने, लिंडसे ने बड़े संघों की अपेक्षा छोटे संघों को अधिक महत्व दिया है, लिंडसे ने। ये था लिंडसे का विचार। लिंडसे क्या मानते हैं? लिंडसे मानते कि भैया, बहुलवादी विचारक सभी मानते कि राज्य क्या है, संघों का संघ है। लेकिन ये विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है? लिंडसे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य संघों का संघ है और नीचे बहुलवादी विचारक, बहुलवाद लिखा ना हो कि भैया सभी बहुलवादी ना लिखा हो, लेकिन नाम लिखा हो लिंडसे का, तो लिंडसे ही लगाएंगे ना। सही बात है। तो इन्होंने बड़े संघों के अपेक्षा छोटे संघों को ज़्यादा महत्व दिया, लिंडसे ने। अगले हैं लॉस्की। लॉस्की जो है साथियों, लॉस्की ने बहुलवाद की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में।
हम जानते हैं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स उसकी लॉस्की की ही पुस्तक है। तो लॉस्की ने साथियों अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करी है बहुलवाद की। और लॉस्की कहते हैं, साथ ही लॉस्की का मानना है, लॉस्की का कथन है कि यदि समाज का स्वरूप संघात्मक है, यदि समाज का स्वरूप संघात्मक है तो राज्य का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ये लॉस्की मानते हैं कि यदि समाज का स्वरूप संघात्मक है तो राज्य का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ये लॉस्की मानते हैं। लॉस्की का एक और कथन है, लॉस्की कहते हैं कि यदि संप्रभुता संबंधी विचार को राजनीति शास्त्र से पृथक कर दिया जाए तो राजनीति को एक स्थायी लाभ होगा। ये लॉस्की कहते हैं। लॉस्की का दूसरा कथन क्या है, मैंने आपको बताया कि लॉस्की कहते हैं कि यदि संप्रभुता संबंधी विचार को राजनीति शास्त्र से अलग कर दिया जाए तो यह राजनीति को एक स्थायी लाभ होगा। यह लॉस्की मानते हैं मेरे साथी। ये कौन मानते हैं, तो यह लॉस्की मानते हैं। लॉस्की का मानना है कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकलवादी संप्रभुता का जो विचार है वो नष्ट हो चुका है। तो जो एकलवादी संप्रभुता का विचार है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। ये लॉस्की मानते हैं। लॉस्की का एक कथन है, लॉस्की कहते हैं कि पूर्ण एवं निरंकुश संप्रभुता का विचार मानव कल्याण के लिए घातक है। तो पूर्ण एवं निरंकुश संप्रभुता का विचार क्या है, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए घातक है। क्योंकि पूर्ण और जो निरंकुश शासक है वो अपने विषय में सोचेगा, वो निरंकुश हो सकता है, वो अपने विषय में सोच सकता है, वो जनता के विषय में ना सोच सकता। क्योंकि एक कहावत है साथियों, हम जानते हैं कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है और अत्यधिक सत्ता लोगों को अत्यधिक भ्रष्ट बनाती है। ये तो लॉर्ड एक्टन ने भी कहा था कि शक्ति निरंकुश करती है और अत्यधिक शक्ति तो अत्यधिक निरंकुश करती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए लॉस्की कहते हैं कि जो पूर्ण निरंकुश एवं पूर्ण एवं निरंकुश संप्रभुता है उसका जो विचार है वो मानव कल्याण के लिए घातक है। ये लॉस्की मानते हैं, है ना भैया। लॉस्की और क्या कहते हैं, लॉस्की कहते हैं कि आज किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने देश के मजदूरों की मजदूरी निर्धारित कर सके, अपने देश के मजदूरों की मजदूरी निर्धारित कर सके। यह विचार लॉस्की दे रहे हैं कि आज के युग में किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने देश के मजदूरों की मजदूरी निर्धारित कर सके। लॉस्की कहते हैं कि संघ राज्य से कम प्रभुत्व संपन्न नहीं है, अर्थात संघ एवं राज्य में कोई अंतर नहीं है। संघ एवं राज्य में कोई अंतर नहीं है, वो उससे कम प्रभुत्व नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य संघ से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि राज्य के पास बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है। किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि जो संघों के मध्य आपसी संतुलन, आपसी सामंजस्य स्थापित करता है राज्य, इसलिए उसके पास बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है। साथियों, क्लियर है यहाँ तक? है ना। लॉस्की का हमने देखा कि भैया लॉस्की जो हैं, लॉस्की मानते हैं कि यदि समाज का स्वरूप संघात्मक है तो राज्य का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो कहते हैं यदि संप्रभुता संबंधी विचार को राजनीति शास्त्र से अलग कर दिया जाए तो राजनीति का एक स्थायी लाभ होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो एकलवादी संप्रभुता विचार है वो समाप्त हो चुका है, वो नष्ट हो चुका है। वो यही तो मानते हैं। उनके पूर्ण एवं निरंकुश जो संप्रभुता है वह मानव कल्याण के लिए घातक है, वो खतरा है, लॉस्की कहते हैं। अगले एक हैं मैकाइवर। मैकाइवर ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैकाइवर एक समाजशास्त्री विचारक थे और उन्होंने साथियों समाज को सर्वाधिक महत्व दिया है। मैकाइवर ने
सेवाधर्मी या निगमनात्मक राज्य का विचार दिया है। मैकाइवर का एक कथन है कि राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है। राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है। ये कौन कहती है? मैकाइवर का कथन माना जा सकता है। माना जा सकता है ये है, ये भैया है, ये है। कौन ही बताएगा गलत बात? समझ रहे हैं आप? तो ये मैकाइवर की बात है भाई। डिग्विट और क्रेव ये दोनों विचारक जो हैं कानूनी संप्रभुता या एकलवादी संप्रभुता के विचार की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। हम जानते हैं क्योंकि बहुलवादी सभी आलोचना करते हैं भैया। क्रेव और डिग्विट तो करेंगे ही करेंगे। इनका मानना है कि कानून का निर्माण संप्रभु ने नहीं किया। आइए बात अब आई ना भाई बात कि कानून का निर्माण संप्रभु ने नहीं किया, बल्कि संप्रभु कानून का निर्माण संप्रभु ने नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। अगर ये बात पूछे तो किसका? यह है क्रेव और डिग्विट का। लेकिन ओवरऑल बात करी जाए तो ओवरऑल में भैया सभी बहुलवादी विचारक तो यही मानते ही हैं, है ना? क्योंकि 20वीं शताब्दी में आलोचनात्मक स्वरूप में ये आया बहुलवाद, और ये इनके सभी विचारक मानते हैं। लेकिन एक्चुअली ये अगर विचारकों के कॉन्सेप्ट में पूछेगा तो डिग्विट और क्रेव आएंगे। डिग्विट और क्रेव तो क्या मानते हैं? कहते हैं कि कानून का निर्माण संप्रभु ने नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। भाई एक क्रेव का कथन है। क्रेव कहते हैं कि संप्रभुता संबंधी विचार को राजनीति शास्त्र से निकाल देना चाहिए। ये बात लॉस्की भी कहते हैं कि यदि राजनीति शास्त्र से संप्रभुता संबंधी विचार को निकाल दिया जाए तो राजनीति को एक स्थायी लाभ होगा। मिसफालेट की पुस्तक है न्यू स्टेट। मिसफालेट की क्या पुस्तक है? न्यू स्टेट पुस्तक है। उनका एक कथन है कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। मेरी आत्मा का निवास कहाँ है? राज्य में है। मिसफालेट का कथन है। ये कथन वगैरह पूछ लेता है कभी कभी साथियों। और कथन तो भाई पॉलिटिकल साइंस में अगर कथन ना पूछे तो कहाँ पूछेगा भाई? है भाई मेरे लाडलो, है ना? तो इसे लिखने का प्रयास करेंगे मेरे सभी साथी लोग, है ना? जरा लिखें। लिखने का प्रयास करें भाई, सभी लोग लिखें। बहुलवादी संप्रभुता पर ग्रीक तथा मैटलैंड का विचार। बहुलवादी संप्रभुता पर ग्रीक तथा मैटलैंड का विचार। ग्रीक तथा मैटलैंड का विचार लिखें। ग्रीक तथा मैटलैंड को संयुक्त रूप से बहुलवाद का जनक कहा जाता है। बहुलवाद का जनक कहा जाता है। इनका मानना है कि राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। इनका मानना है कि राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। राज्य एवं संघ में कोई अंतर नहीं है। राज्य एवं संघ में कोई अंतर नहीं है। जितना संघ शक्तिशाली है उतना ही राज्य शक्तिशाली है। जितना संघ शक्तिशाली है
उतना ही राज्य शक्तिशाली है। जितना संघ शक्तिशाली है उतना ही राज्य शक्तिशाली है। प्रत्येक संघ के पास अपना वास्तविक व्यक्तित्व होता है। वास्तविक व्यक्तित्व होता है। इसके बावजूद भी राज्य संघ की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि राज्य संघों के मध्य आपसी सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित करता है। चलिए आगे लिखें नई लाइन से। बारकर के अनुसार बारकर ने ग्रीक तथा मैटलैंड के द्वारा संघों के वास्तविक व्यक्तित्व के विचार को नामंजूर किया। ठीक है, चलिए आगे लिखें लिंडसे का विचार। क्या लिखा भैया? लिंडसे का विचार लिखेंगे। तो लिंडसे का विचार लिखें। सभी आगे लिखें, इसमें लिखें सभी बहुलवादी मानते हैं कि राज्य संघों का संघ है।
सभी बहुलवादी मानते हैं कि राज्य संघों का संघ है। राज्य संघों का संघ है। लेकिन यह कथन लिंडसे के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। लिंडसे के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। लिंडसे ने बड़े संघों की अपेक्षा छोटे संघों को अधिक महत्व दिया है। छोटे संघों को अधिक महत्व दिया है। छोटे संघों को अधिक महत्व दिया है मेरे साथी। ठीक है, अगर लिखें लॉस्की का विचार। लॉस्की का विचार लिखें। लॉस्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में बहुलवादी संप्रभुता के विचार की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है। लिखें, लॉस्की का प्रसिद्ध कथन है, लॉस्की का प्रसिद्ध कथन है कि यदि समाज का स्वरूप संघात्मक है, तो राज्य का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो राज्य का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो भैया राज्य का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो राज्य का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ठीक, एक और लिखा, लॉस्की का कथन है
संप्रभुता संबंधी विचार को, यदि संप्रभुता संबंधी विचार को राजनीति शास्त्र से अलग कर दिया जाए, तो राजनीति को स्थायी लाभ होगा। तो राजनीति को स्थायी लाभ होगा। तो राजनीति को एक स्थायी लाभ होगा। ठीक, आगे लिखें। लॉस्की का मानना है कि आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकलवादी संप्रभुता का विचार नष्ट हो चुका है। लॉस्की का प्रसिद्ध कथन है, पूर्ण एवं निरंकुश संप्रभुता का विचार मानव कल्याण के लिए घातक है। मानव कल्याण के लिए घातक है। तो मानव कल्याण के लिए घातक है। ठीक है, चलिए अंत में जो है आप लोग क्या करें, शॉर्ट में ही कर ले। मैकाइवर का कथन है, कथन ही पूछा गया ज़्यादातर। मैकाइवर का कथन है, राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों हैं। राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों हैं। तो राज्य जो है वो कानून का शिशु एवं जनक दोनों हैं। ठीक है भाई। हाँ, अगर लिखे डिग्विट तथा क्रेव का विचार। डिग्विट तथा क्रेव का विचार, इसमें लिखेंगे इनका मानना है कि कानून का निर्माण संप्रभु ने नहीं किया। कानून का निर्माण संप्रभु ने नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। ठीक है। जी भाई साहब, हो गया। अंत में एक और लिखे, मिसफालेट का कथन है कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। तो साथियों, क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर आने की संभावना नहीं लगती मुझे। ठीक है, तो ये था साथियों अपना बहुलवादी संप्रभुता पर विचार, है ना भाई। अरे हाँ या ना, तो इतना याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है भाई, बेहतरीन ढंग से आप लोग याद करेंगे सभी साथी। एक बार लिखेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। धूप में बैठ कर के पढ़ें आज।
निश्चिंत हो जाएं। क्लियर है? वैकेंसी आने वाली है, निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए, लगातार चलते रहेंगे, हो जाएगा काम, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप सभी लोग अपने साथियों को जोड़ें, क्लास से बेहतर ढंग से तैयारी करें। तो अगली क्लास तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।